Good morning to all of you. Myself Neha Naz. I am the student of BSc first year. I am going to keep a presentation on Mendel's law. सबसे पहले मेंडल्स ने किस पे खोज किया और मतलब सबसे पहले मेंडल्स ने जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च किया अपना मतलब जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में आते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, इस लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और इस प्रक्रिया को मतलब लक्षणों के आने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। सबसे पहले मेंडल्स के बारे में आप सभी को बता दूं। मेंडल्स का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया साइलेसिया के हेंसडॉर्फ नामक जगह पे हुआ था। इनके पिता एक छोटे से फार्म को चलाते थे, इसलिए इन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने जिम्नासियम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद 1843 ईस्वी में जब ये ब्रून आए तो इन्होंने अपना नाम ग्रेगर जोड़ लिया और इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाने लगा। इनके दिमाग में कैसे जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करने की सूझी, इसके बारे में ये कई स्कूलों में भी पढ़ाते रहे, मतलब कंप्लीट अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कई स्कूलों में भी पढ़ाते रहे और कुछ पादरी के रूप में भी काम किया, मतलब जो चर्च में काम करते हैं। तो चर्च के आगे जो है वहाँ पे मटर का पौधा लगा था। मटर के पौधे में वेरिएशन इनको दिखाई दिया तो इनके दिमाग में आया, प्रकृति से इनको लगाव था, इनके दिमाग में आया कि मटर के ऊपर रिसर्च किया जाना चाहिए। इन्होंने बहुत सालों तक मटर के ऊपर रिसर्च किया और अपने रिसर्च को प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके भी बहुत सारे कारण थे, जैसे उस टाइम 1859 में डार्विन का ये आया था, डार्विन का वाद आया था नेचुरल सिलेक्शन का। सब साइंटिस्टों का ध्यान उन पे था और इन्होंने जिस अखबार में अपना मत दिया था उस अखबार को भी ज़्यादा साइंटिस्टों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा लोग उस टाइम नहीं जान पाए। और 1843 ईस्वी में 62 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया। इनके मृत्यु के 16 वर्ष बाद जब जेनेटिक्स के विषय में अनेक प्रकार की और रिसर्च होने लगा, तब कार्ल लॉरेंस ने देखा कि जो मतलब जेनेटिक्स के विषय में आज मैं सर्च कर रहा हूँ, 16 वर्ष पहले ही मेंडल ने उनके बारे में सब कुछ सही सही बताया था। इसलिए मेंडल के जो प्रिंसिपल था उसको ले करके कार्ल लॉरेंस ने उस पर लॉ बना दिया। मेन तो दो लॉ होते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड में दो होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिस्ट्री तो मैंने आप सभी को बता दिया, इनके बारे में भी बता दिया। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधे को लेकर के उसमें कैपिटल टी जो शुद्ध था उसको ले लिया और इसके ऊपर संकरण कराया, मतलब कि जो शुद्ध था उसको अलग करने के लिए इन्होंने कैपिटल टी जैसे कि कई बार कराते रहे तो हमेशा कैपिटल टी ही आएगा, इसमें भी कराएंगे, इसमें किसी में भी कराएंगे तो कैपिटल टी ही आएगा। तब उन्होंने इसको अलग अलग कर लिया, मतलब शुद्ध वाले को अलग अलग कर लिया। ये कैपिटल टी शुद्ध लंबा हो गया, फिर ऐसे ही स्मॉल टी और कैपिटल टी को अलग अलग कर लिया। फिर सेकेंड में इन्होंने क्या किया? जो कैपिटल टी शुद्ध लंबा था, इसके विपरीत जो स्मॉल टी शुद्ध छोटा था, इसके बीच में संकरण करा दिया। तो इन्हें क्या हुआ? हम देखते हैं कि सब में कैपिटल टी स्मॉल टी यही आता है, तो इसका मतलब है कि सब लंबा हो गया। उन्होंने देखा कि मैं कैपिटल टी दोनों में संकरण करा रहा हूँ, फिर भी हमको लंबा ही मिल रहा है, और कैपिटल टी मतलब कि शुद्ध लंबा और शुद्ध ड्वार्फ
बौना में करा रहा हूँ तो भी मुझे लंबा ही मिल रहा है। तो इनके दिमाग में आया कैसा कैसे हो सकता है, मतलब जो बौना था उसका लक्षण कहाँ चला गया। तो इन्होंने क्या किया कि तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, जो ये था इसके बीच में संकरण कराने लगे। सर पहली बार कर रहे हैं तो होगा ही ना। इसमें जब संकरण कराया तो उन्हें 1:3 में 3 के रेशियो में फिनोटिपिक जो रेशियो है इसमें इनको मटर में मतलब ये किया, मतलब मालूम हुआ कि जो है लंबा हो रहा है 3 और बौना हो रहा है 1। इस हिसाब से फिर आगे मेंडल्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने में संकरण कराया जाता है तो जो ड्वार्फ वाला होता है, जो बौना होता है, उसका लक्षण जो लंबा होता है वो डोमिनेट कर देता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। मतलब कि जो बौना है उसका लक्षण सामने नहीं आ पाता, इसलिए इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इनका 2 एक्सेप्शनल केस हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हुआ कि जब हम लंबा या फिर जब हम रेड और व्हाइट का संकरण कराते हैं तो मेंडल के हिसाब से हमें रेड मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि पिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि जो रेड वाला क्रोमोसोम होता है वो अपना पूरा 100% डोमिनेट नहीं कर पाता, इसलिए दोनों का जो है पिंक मिल जाता है। और दूसरा है लॉ कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट का मतलब कि यदि हम रेड और व्हाइट का कराते हैं तो हमें चितकबरा फ्लावर मिल जाता है, तो ये हुआ कोडोमिनेंट। और सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि F2 से जनरेशन में जब आपस में संकरण कराया जाता है तो दोनों का जो अनुपात निकलता है 3:1 का निकलता है, तो इसलिए मतलब सेग्रीगेट हो जाता है 3:1 के अनुपात में, इसलिए इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये दोनों जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों मोनोहाइब्रिड होता है। इसके बाद थर्ड जो है डाई हाइब्रिड होता है, मतलब कि 2 लक्षणों को लेकर के आपस में जब संकरण कराया जाता है, मीन्स राउंड को ले रहे हैं हम, इसको इतना कैसे बताएंगे, जैसे ये राउंड हो गया और येलो हो गया मटर, और ये रिंकल्ड हो गया और ये ग्रीन हो गया, इसके बीच हम जब संकरण कराएंगे, इसके बीच हम जब संकरण कराएंगे तो क्या हमें मालूम चल रहा है, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से हम इसको फिर से
ये जो है 9:3:3:1 जो है फिनोटाइपिक रेशियो है, इसमें आ जाएगा। और जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1:2:4:2 फिर 1:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो में आ जाएगा। मतलब कि ये जो है रेड हो जाएगा, ये रिंकल्ड येलो हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन 1 होगा, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, और ये जो है रेड येलो, ये हो जाएगा, इस अनुपात में बढ़ जाएगा। ये मैंने अभी बनाया था। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस का मतलब होता है जो F1 से जो हमें मतलब हुआ है, जैसे कि कैपिटल डी हुआ, कैपिटल डी का जो F1 में हमें ये मिला था, इसका संकरण जब हम पेरेंटल से करा देते हैं, मतलब कैपिटल टी से इससे करा देते हैं, तो ये हो जाता है बैक क्रॉस। मतलब कि इसका संकरण बैक वाले से करा देते हैं, मतलब पेरेंटल से करा देते हैं, तो जो हमें ये प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो इसका संकरण जो है इससे करा दिए, जो अप्रभावी वाला है इससे करा दिए टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमें बाहरी से दिखाई दे रहा है जो लक्षण, उसे फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जो जीन में उसके उपस्थित है, वो जीनोटाइप लक्षण है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस ये भी बता दिया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।